नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड में जो कक्षपाल का भर्ती निकला हुआ है उसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये भर्ती निकाला गया है। ठीक है, इसका ऑनलाइन नवंबर मंथ में होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस डेट से आप लोग का ऑनलाइन स्टार्ट होगा और आपका इसमें क्या एग्जाम का रहने वाला है, क्या चीज़ आपका फिजिकल क्या रहेगा, कितना हाइट होगा, इसके बाद आपको किस तरीके से अप्लाई करवाना है, ये सब मैं टोटल आपको जानकारी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को लास्ट तक जो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो उसमें स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो आप लोगों को जो समझना चाहिए वो आप समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा समझिएगा फिर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आप ही लोगों को दिक्कत होने वाला है। तो वीडियो लॉन्ग हो सकता है, इसीलिए लॉन्ग हो सकता है क्योंकि मैं एक एक चीज यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है आप लोग देख सकते हैं, ये विज्ञापन संख्या 0.7 2025 है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय के अधीन कक्षपाल पुरुष एवं महिला दोनों के लिए, ठीक है, पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2025, झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित और बैकलॉग दोनों आप लोग का भर्ती इसमें, यानी रेगुलर और बैकलॉग दोनों वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों, वो मैं आप लोग को पूरा क्लियरली मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक दिनांक 2/9/2025 एवं पत्रांक 5257 दिनांक 2/9/25 के द्वारा अग्रसित गृह कारा आपदा प्रबंधन झारखंड के पत्रांक 4940 दिनांक 11/8/2025 एवं पत्रांक 4941 दिनांक 11/8/2025 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य पुरुष एवं महिला उम्मीदवार के चयन हेतु विहित पत्र झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित किए जाते हैं। आप लोग का फॉर्म जो अप्लाई होगा दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने वाला है, ऑफलाइन नहीं होगा। आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं, अभ्यर्थी अर्हता अनुसार निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकेंगे। तो एज, जो एज वाला भी मैं आप लोग को बताऊं कितना एज तक के भर सकते हैं। आवेदन जो भराएगा दोस्तों, www.jssc.jharkhand.gov.in पर आपको आवेदन अप्लाई करना है। ठीक है, ये आप लोग का वेबसाइट रहने वाला है। परीक्षा शुल्क जो लगेगा दोस्तों, 100 रुपये आप लोग को लगने वाला है, यानी परीक्षा शुल्क 100 रुपया लगेगा। आप लोग कैफे में जाके आप लोग ऑनलाइन करा सकते हैं। अब परीक्षा शुल्क में छूट किन लोगों को मिलेगा वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपये ही आप लोग को लगेगा। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे, वे रद्द किए जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रत्यदेय होगा। देखिए, इसमें सिंपल सा बताया गया है कि आप लोग को जो फॉर्म अप्लाई करना है परीक्षा शुल्क दे करके ही अप्लाई करना है। ठीक है, बिना परीक्षा शुल्क का तो आपका अप्लाई तो होगा ही नहीं, ये तो सभी को पता है, ऑटोमेटिक आपका रद्द हो जाएगा। ये चीज क्लियर कर दिया गया कि 50 रुपये, या तो आपका जनरल से है तो 100 रुपये आप लोग को पेमेंट लगने ही वाला है। जो पैसा आप लोग का लगेगा वो नॉन रिफंडेबल है, वो पैसा आप लोग को रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है तीसरा नंबर में, झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिलाओं के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों के विवरण। चलिए, इसका कितना कितना सीट खाली है वो चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ।
देख सकते हैं कक्षपाल पुरुष, पदनाम, कुल रिक्तियों में कन ये सब आप लोग 40 बार मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कक्षपाल पुरुष, टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों 1634 वैकेंसी है। इसमें से जैसे भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनका 165 सीट रहने वाला है। 1634 में 135 सीट, सॉरी 165 सीट भूतपूर्व सैनिक के लिए है, रिजर्व है, ठीक है। जिसमें से ये अनारक्षित के लिए 66 सीट हो गया, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 सीट रहेगा, एक पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित रहेगा, और अनुसूचित जाति के लिए 17 सीट, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए 10 सीट है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 13 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस जो है उसका 17 सीट है। टोटल 165 सीट हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं खेलकूद कोटा से 3 लेगा, इसका 17 आपका रहेगा। झारखंड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को दे 10% क्षैतिज आरक्षण। जो अभी कार्यरत सहायक पुलिस हैं, अभी थाने में आप लोग देख पा रहे होंगे कि सहायक पुलिस हैं, उसमें से 17 सीट उनका फिक्स है। इसके बाद आपका झारखंड राज्य के गठन हेतु किए गए आंदोलनकारियों के आश्रितों को दे 5% क्षैतिज आरक्षण। यानी जो आंदोलनकारी थे झारखंड राज्य गठन करने में, उसके जो आश्रित हैं, ठीक है, उसका 5% आरक्षण है, जिसमें कि 8 सीट उन लोगों को मिलेगा। अब आगे आते हैं गृह रक्षक, जो होमगार्ड है उन लोगों को 413 सीट फिक्स है उन लोगों के लिए, 413 सीट, जिसमें से कि अनारक्षित के लिए 165 सीट हो गया, अनुसूचित जनजाति के लिए 108 सीट, जिसमें कि 2 पद आपका आदिम जनजाति यानी पहाड़िया समुदाय के लोगों के लिए है, ठीक है। इसका तथा अनुसूचित जाति का 41 सीट है, पिछड़ा वर्ग का आपका 225 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 33 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस है में आते हैं उसका 41 सीट है। अब खेलकूद कोटा से इसका आपका 8 आएगा, ठीक है। सहायक पुलिस जो है उसका 41 सीट रहेंगे इसमें, और 21 सीट जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आंदोलनकारी जो है उसका आश्रित अगर है होमगार्ड में तो उसका 21 सीट यहाँ पर फिक्स रहेगा। अब आगे आता है दोस्तों अन्य अभ्यर्थियों के लिए, यानी इसमें कोई भी भर सकते हैं, जिसमें से कि 1056 वैकेंसी यहाँ पर आप लोग का खाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि सर बहुत सारा वैकेंसी निकला हुआ है, बहुत सारा, लेकिन आप लोग को यहाँ पर क्लियर होना है कि आपको किस कोटा से, जैसे होमगार्ड है तो होमगार्ड कोटा से आप भरिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं तो आप लोग को दिक्कत आगे होता है, ठीक है। जिसमें से कि अनारक्षित 423 सीट है, अनुसूचित जनजाति 275 सीट है, और इसके बाद आपका अनुसूचित जाति 106 सीट है, पिछड़ा वर्ग का आपका 63 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 84 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 105 सीट है। इसमें से कि खेलकूद कोटा से 21 को लिया जाएगा, 106 सीट रहेगा सहायक पुलिस का, 53 सीट आपका रहने वाला है जो आश्रित हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों आगे कक्षपाल महिलाओं के लिए, जो महिलाओं हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो कुल पद है दोस्तों 64 सीट है महिलाओं के लिए, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक जो रहेंगे उसके लिए 8 सीट रहेगा, जिसमें कि अनारक्षित 4 सीट, अनुसूचित जनजाति 2 सीट, अनुसूचित जाति 1 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 0 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर है उन लोगों का भी 0 है। टोटल 8 सीट आप लोग का रहने वाला है। खेलकूद कोटा नहीं मिलेगा इसमें। सहायक पुलिस 1 सीट रहेगा, और आपका आंदोलनकारी जो है वो 0 रहने वाला है। आगे आता है होमगार्ड। जो होमगार्ड है दोस्तों, अनारक्षित के लिए इसमें होमगार्ड 20 सीट महिलाओं को मिलेगा, जिसमें कि अनारक्षित 9 सीट, अनुसूचित जनजाति 5 सीट, अनुसूचित जाति 2 सीट, पिछड़ा वर्ग का 1 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 सीट, आर्थिक रूप से कमजोर जो रहेंगे उसके लिए 1 सीट है। टोटल 20 सीट है दोस्तों, जिसमें से कि आपका सहायक पुलिस का 2 सीट है, और 1 सीट आपका 5% जो आंदोलनकारी हैं उनका आश्रित का रहने वाला है, ठीक है। अब अन्य अभ्यर्थियों के लिए 36 सीट, महिलाओं के लिए टोटल 36 सीट दिया गया है, जो कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें से कि अनारक्षित 15 सीट, अनुसूचित जनजाति 9 सीट, अनुसूचित जाति 4 सीट, पिछड़ा वर्ग 2 में जो आते हैं BC2 में उसका 2 सीट,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर 3 सीट है, खेलकूद कोटा से 1 सीट मिलेगा, 4 सीट आपका रिजर्व रहेगा सहायक पुलिस के लिए, 2 सीट रहेगा आपका 2 सीट आपका रहने वाला है जो आंदोलनकारी हैं उनके लिए, 2 सीट रहने वाला उनका आश्रित जो है, झारखंड गठन हुआ था उस टाइम का। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिलाओं के पद पर बैकलॉग नियुक्तियां, जो बैकलॉग नियुक्तियां हैं, ठीक है, उसका मैं डिटेल्स आप लोग को बता, दोनों आपका एक साथ ही भराएगा। ठीक है, एक ही अमाउंट पे दोनों भरा जाएगा। जैसे कक्षपाल पुरुष के लिए 19 सीट है, जिसमें से कि अनारक्षित के लिए 0 सीट होगा, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 0 सीट, खेलकूद कोटा नहीं मिलेगा, और सहायक पुलिस के लिए 2 सीट, 1 सीट आपका रहेगा आंदोलनकारी के आश्रितों के लिए। ठीक है, टोटल 19 सीट रहेगा। अब महिलाओं के लिए इसमें 16 सीट दिया गया है, जो बैकलॉग रिक्तियां 16 है, अनारक्षित के लिए 0 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसके लिए 0 सीट है, खेलकूद कोटा 0 है, सहायक पुलिस का 2 सीट, और आंदोलनकारी का जो आश्रित है उसमें से 1 सीट उनको दिया जाएगा। तो ये मैं वैकेंसी का बता दिया, कितना कितना वैकेंसी आप लोग का रहने वाला है। अब आते हैं, कोटिवार रिक्तियों संख्या अधिसूचना विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। जो मैंने आपको बताया कितना कितना सीट है, तो उसमें संशोधन अगर चाहेगा तो संशोधित किया जाएगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक गृह रक्षक के लिए कर्णकित पद के विरुद्ध अपेक्षित संख्या में योग्य भूतपूर्व सैनिक गृह रक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष रिक्तियां आरक्षित अनारक्षित कोटि के वैसे उम्मीदवार से भरी जाएंगे जो सुरक्षित पदों की श्रेणी की नहीं है। यानी आप सिंपल सा समझ जाइए, जो भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड है, ठीक है, उसका अगर यहाँ पर चयन नहीं होता है, ठीक है, उसका अगर जितना यहाँ पर सीट खाली है उतना अगर यहाँ पर भरा नहीं जाता है, तो वो जो सीट है वो सीट चला जाएगा जो अनरिजर्व कैटेगरी में है। ठीक है, जैसे होमगार्ड है और आपका जो भूतपूर्व सैनिक है, उस कोटा को छोड़ करके जो आपका अनारक्षित सीट है, ठीक है, ये अनारक्षित सीट उसमें उस सीट में भर दिया जाएगा वो चीज जो खाली है। दूसरा है, गृह रक्षक एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए सुरक्षित पद क्षैतिज श्रेणी के होंगे। आर्थिक अनारक्षित एवं आरक्षित पदों के विरुद्ध मेगा सूची निर्माण करते समय सुरक्षित पदों के निर्धारित प्रतिशत की सीमा तक उक्त सुरक्षित श्रेणी के आवेदकों गृह रक्षक एवं भूतपूर्व सैनिक से भरे जाएंगे। उक्त सुरक्षित पदों में भी आरक्षण के सामान्य नियम लागू होंगे। जिन रिक्तियों की भर्ती हेतु गृह रक्षक और भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होंगे, उन पदों पर गैर सुरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को नियुक्ति की जाएगी एवं उसमें भी आरक्षण के सामान्य नियम लागू होंगे। जो आरक्षण का नियम है दोस्तों, वो दोनों में आपका लागू रहने वाला है, यानी जो होमगार्ड एवं भूतपूर्व सैनिक रहेगा उसमें भी, और आपका जो सुरक्षित कोटि के अलावा जो है उसमें भी आरक्षण लागू होगा। अब आते हैं, झारखंड राज्य में पंजीकृत गृह रक्षक के प्रशिक्षित जवान जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात 3 वर्षों की अवधि एवं कम से कम 6 माह की सक्रिय सेवा पूर्ण कर ली हो, वैसे अभ्यर्थी ही गृह रक्षकों के लिए कर्णिकित पदों के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे। यानी आप जो लोग बहुत सारे होमगार्ड अभी नए नए ज्वाइनिंग किए होंगे और वो लोग अगर भरते हैं तो वो नहीं होगा दोस्तों। इसलिए मैं आप लोग को बता रहा था कि टोटल मैं नोटिफिकेशन को आप लोग को निचोड़ के बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि झारखंड राज्य में पंजीकृत गृह रक्षक के प्रशिक्षित जवान जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात 3 वर्षों की अवधि, 3 साल का या तो कम से कम 6 महीना का सक्रिय सेवा पूर्ण किया है, वैसे ही लोग इस फॉर्म को, यानी जो होमगार्ड के रूप में आप भर रहे हैं, ठीक है, तो 6 महीना कम से कम अगर आप सक्रिय काम किए हैं तभी आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, अतः ऐसे अभ्यर्थी सुनिश्चित होने की आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को संबंधित अर्हता पूरी करते एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध हो। आपके पास वो प्रमाण पत्र रहना चाहिए कि आप 6 महीना तक सक्रिय होकर के काम किए हैं। ठीक है, अगर नहीं है दोस्तों तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई
होमगार्ड कैटेगरी से नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को दिक्कत आने वाला है। अब आता है प्रमाण पत्र जिला समादेष्टा कार्यालय झारखंड द्वारा रक्षा वाहिनी द्वारा निर्गत होना चाहिए, यानी रक्षा वाहिनी द्वारा निर्गत होना चाहिए प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 10 पर आधारित है। उक्त प्रपत्र से भिन्न प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन जो इसका लास्ट डेट है उस डेट तक में आपका पास प्रमाण पत्र आ जाना चाहिए। उस डेट के बाद अगर आपका प्रमाण पत्र आता है तो वो मान्य नहीं होगा। सभी कोटि के गृह रक्षकों को राज्य सरकार द्वारा कोटिवार निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, यानी सभी कोटि को ली, ठीक है। सभी कोटि के गृह रक्षकों को यानी होमगार्ड को राज्य सरकार द्वारा कोटिवार निर्धारित अधिकतम उम्र, जो राज्य सरकार का अधिकतम उम्र है उसमें 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। झारखंड राज्य के सैन्य कल्याण निदेशालय में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिक के लिए करनिकित पदों के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे। यहाँ जो भूतपूर्व सैनिक है दोस्तों, तो वही भर सकेगा जो झारखंड राज्य के सैनिक कल्याण निदेशालय में पंजीकृत होगा, ठीक है। अगर दूसरे कोई भरते हैं तो वो आपका मान्य नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिक के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है, यानी जिसका 45 वर्ष है वो लोग इसको भर सकते हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग द्वारा मांग की जाएगी, जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयोग द्वारा मांगा जाएगा, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक का जो आपका प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो मांगा जाएगा तो आपको देना होगा। उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त अंग या 6 में कोई एक ही मान्य होगा, यानी ये जो आपको मैंने बताया जो 5 वर्ष का छूट या तो 45 वर्ष, इस दोनों में से एक ही आपका मान्य होगा। अगला है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापित रिक्त में से 2% रिक्तियां आदिम जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमानी होगी। 2% आप लोग का जो रहेगा अनुसूचित जनजाति में वो आदिम जनजाति के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है, जो कि पहाड़िया समुदाय से आते हैं। आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्तियां अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। अगर वो सीट नहीं भरा जाता है पहाड़िया समुदाय के द्वारा तो वो सीट अनुसूचित जनजाति को चला जाएगा। अब आता है दोस्तों, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड की अधिसूचना संख्या 4185 दिनांक 25/7/18 के द्वारा कक्षपाल की नियुक्ति को दिव्यांगजनों के 4% क्षैतिज आरक्षण से मुक्त किया गया है, अर्थात दिव्यांगजन इस विज्ञापन हेतु आवेदन समर्पित करने के पात्र नहीं होंगे, यानी जो दिव्यांग हैं वो लोग इस आवेदन को भर नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 25/7/2018 को कक्षपाल का नियुक्ति का जो 4% आरक्षण था उससे मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे है दोस्तों, झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 में किए गए प्रावधानों के आलोक में झारखंड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को रिक्त का 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमानित किया गया है। ये मैंने पहले भी बताया, ठीक है, 10% उन लोगों के लिए जो सहायक पुलिस है उन लोगों के लिए 10% इसमें दिया गया है। अब उक्त आरक्षित श्रेणी में सहायक पुलिस के उम्मीदवार के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष रिक्तियां गैर सहायक पुलिस उम्मीदवारों से भरी जा सकेगी। जो गैर सहायक पुलिस है उससे भी भरा जाएगा अगर उन लोगों का सीट नहीं फुल होता है तो। आगे है दोस्तों, झारखंड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर सहायक पुलिस के रूप में कार्यरत रहने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा निर्गत होना चाहिए। तो जो आपका संबंधी प्रमाण पत्र है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा निर्गत होना चाहिए, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 10(5) पर आधारित हो। उक्त प्रमाण पत्र से भिन्न प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी जो आवेदन पत्र का लास्ट डेट है उससे पहले आपको
ये प्रमाण पत्र बना लेना है, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो। ये सब जो प्रमाण पत्र बता रहे हैं, जैसे ये 15 परिशिष्ट 15, तो ये लास्ट में नोटिफिकेशन का लास्ट में सबका डायग्राम दिया हुआ है कि किस तरीके का फॉर्म आपका रहने वाला है। तो वो मैं आप लोग को हल्का दिखा दूंगा, और जिसको भी ये नोटिफिकेशन का ज़रूरत है वो लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, तो हम ये नोटिफिकेशन आप लोग को दे देंगे, आप लोग को नहीं मिलता है तो, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल, सॉरी, मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला है दोस्तों, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड की विभागीय संकल्प संख्या 1938 दिनांक 20/4/2021 के आलोक में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग पदों पर सरकारी नियुक्ति में झारखंड अलग राज्य के गठन हेतु किए गए आंदोलन के आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% क्षैतिज आरक्षण अनुमानिय किया गया है। जो मैंने बताया 5%, उन लोगों के लिए ये लाभ आंदोलनकारी परिवार को एक बार ही दे होगा, एक ही बार मिलेगा, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित होने की विज्ञापित पद की शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि, स्थानीय निवासी इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्र के विषय में प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हुए एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के तहत संबंधित प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध हो। सभी आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। अब चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को जो पद के लिए आप लोग भर रहे हैं कक्षपाल के लिए, उसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है और आपका वेतन क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कक्षपाल पुरुष एवं महिलाओं के लिए लेवल 2 का, ठीक है, आप लोग को जो वेतन मिलेगा लेवल 2 का 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये आप लोग का वेतन रहने वाला है, ठीक है, 19,900 से लेकर के 63,200। और ये आप लोग का जो शैक्षणिक योग्यता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी 10th पास आप लोग अगर हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप लोग का क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा नहीं मांगा गया है दोस्तों, केवल 10th पास ही अगर आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं अथवा विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विविध शर्तों पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। यानी अंतिम डेट से पहले सारा सर्टिफिकेट आपको मिल जाना चाहिए, उसके बाद रहेगा तो आपका मान्य नहीं होगा। अगला है दोस्तों शारीरिक मापदंड। पुरुष के लिए जो है दोस्तों, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर है और सीना है आपका 81 सेंटीमीटर होगा फुलाकर, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए हाइट जो रहने वाला है, ऊंचाई आपका 155 सेंटीमीटर और आपका सीना जो रहेगा 79 सेंटीमीटर, ठीक है। अब महिलाओं के लिए जो है दोस्तों, सभी कोटि के लिए ऊंचाई यानी हाइट आपका 148 सेंटीमीटर मांगा गया है और सीना लागू नहीं है, ठीक है। आपका आता है अगला शारीरिक दक्षता परीक्षा। जो पुरुष के लिए है 1 मील का दौड़ रहेगा यानी 1600 मीटर का 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। महिलाओं के लिए 1 मील का ही दौड़ रहेगा 1600 मीटर, इसमें समय आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी टाइम आपको ज़्यादा मिलता है। आगे है दोस्तों उम्र की गणना, जो एज आप लोग को मांगा जाएगा 1/8/2025 के आधार पर लिया जाएगा। यानी 1/8/2025 को अगर आपका एज 18 साल हो गया है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1/8/2025 तक आपका एज 18 साल हो जाना चाहिए न्यूनतम आयु, ठीक है। अब आता है दोस्तों अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष दिया गया है, ठीक है, जो अधिकतम आयु में बता रहा हूँ, ठीक है। और होमगार्ड के लिए 30 साल दिया गया है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 साल, सहायक पुलिस के लिए 35 साल, ठीक है।
अगला है दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए जो पुरुष हैं उसका आपका अधिकतम आयु 27 वर्ष दिया गया। अन्य अभ्यर्थियों के लिए गृह रक्षक जो यानी होमगार्ड है उसका 32 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक है 45 साल, और आपका सहायक पुलिस से है तो 37 साल। ठीक है। अगला है दोस्तों अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 28 साल अधिकतम आयु है। कोई भी कोटि से हो, कोई भी मतलब अन्य अभ्यर्थी 28 साल, और होमगार्ड के लिए 33 साल, भूतपूर्व सैनिक 45 साल, सहायक पुलिस से हैं तो 28 साल। इसके बाद अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 30 साल दिया गया है, और होमगार्ड अगर हैं तो 35 साल, भूतपूर्व सैनिक हैं तो 45 साल, और अगर सहायक पुलिस हैं तो 40 साल। तो ये एज वाला मैंने बता दिया। अब आता है दोस्तों पात्रता। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधित है होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होने प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थी की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच कर सकता है। निर्धारित जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। निर्धारित अवधि में आवेदन भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थी की अभ्यर्थी रद्द करने के लिए आयोग निर्णय ले सकता है। तो इसलिए आप लोग का डॉक्यूमेंट सब क्लियर रहना चाहिए दोस्तों। अगर क्लियर नहीं रहता है तो आप ही लोग को दिक्कत होने वाला है। अगला है दोस्तों आरक्षण। आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो आरक्षण का दावा है वो आपको करना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण का दावा मिलने वाला है। आरक्षण का दावा करने वाला अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपका करंट का है तो बहुत अच्छा है दोस्तों। ठीक है, अगर पुराना है तो मैं बता देता हूँ कितना पुराना चलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा उसके पश्चात निर्गत स्थायी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका कि मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर आधारित है। यानी 2016 के बाद अगर है 2/6/2016 के बाद है तो आपका वो मान्य होगा। अगला है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 9 पर आधारित है। यानी अगर आप अंचलाधिकारी द्वारा बनाए हैं तो 19/7/2019 के बाद अगर है तो वो आपका मान्य होगा, उससे पहले का है तो मान्य नहीं होगा। इसके बाद आता है 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये चीज मैंने आप लोग को बताया। इसका दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। आगे है परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जो परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र है उसी में ही आपका होना चाहिए, अलग रहेगा तो नहीं होगा मान्य। मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थी द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य है। जो वैध आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो आपको समर्पित करना होगा। पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थियों का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। अगर भिन्न है तो आप लोगों को शपथ पत्र समर्पित करना होगा।
आगे आता है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर धारित है अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर धारित है। इसके बाद दोस्तों कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10/5/2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रमाण पत्र में दिनांक 10/5/2023 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से अनुन्य के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर धारित है। यानी 10/5/2023 के बाद अगर आपका अंचलाधिकारी द्वारा जाति बना है तो आपका वो मान्य होगा, ठीक है। और अगर आपका 25/2/2019 के बाद अगर आपका अंचलाधिकारी के स्तर से बना है तो भी आपका प्रमाण पत्र मानेगा, परिशिष्ट 2 पर धारित होना चाहिए। अगला आता है झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के संदर्भ में दिनांक 29/8/2012 को अथवा उसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 4 पर धारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 5 पर धारित है। अगला है दोस्तों कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के आलोक में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 6 पर धारित है। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ संक्षिप्त पदाधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप विभिन्न प्रपत्र परिशिष्ट 7 में उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये सब बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिनांक 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उससे पहले का है तो आपका मान्य नहीं होगा। परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होंगे। मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विविध प्रपत्र निर्गत जाति प्रमाण पत्र ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, ठीक है। शैक्षणिक कार्य सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 235 दिनांक 10/1/2019 के आलोक में झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर अवार्जित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थियों जो आरक्षण का दावा करते हैं उनके द्वारा
विवरणिका में निर्धारित विहित पत्र से भिन्न पत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, स्वघोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के रिक्त अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निर्देश पर अनिर्वैधता जमा करना होगा। बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम में वांछित जाति प्रमाण पत्र, आय संपत्ति प्रमाण पत्र, स्वघोषणा समर्पित नहीं करने अथवा वर्णिक में निर्धारित विहित पत्र से भिन्न पर पत्र निर्गत प्रमाण पत्र समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थियां रद्द कर दी जाएगी। अगर अलग आप प्रमाण पत्र देते हैं तो आपका अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा। अगला है दोस्तों, नोट के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ। सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं वार्णिका के परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 9 पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र निर्गत जाति, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गए आवेदन प्रपत्र नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकेगा, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता के नाम एवं नाम की वर्तनी मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उससे आप लोग का स्पेलिंग मिलना चाहिए, नहीं तो आपका प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि को झारखंड सरकार द्वारा लागू आरक्षण संबंधित सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। अब आपको ऑनलाइन का कुछ दिशा निर्देश है वो मैं बता दे रहा हूं दोस्तों। आवेदन पत्र को भरने के लिए पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें। विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें। विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के लिए पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वो उनके पास उपलब्ध हो। आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपने साथ रखें। इसके बाद आता है सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देखें कि सभी में उनका नाम, पिता एवं अन्य विवरण सही है, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें। अगर आपका गलत है तो ठीक करा लीजिए। आवेदक अपने नाम की वर्तनी यानी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में अंकित है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंकित नाम आवेदन पत्र में भरे गए नाम के स्पेलिंग में अंतर नहीं होना चाहिए। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं करना है, यानी श्री, मिस्टर, श्रीमान ये सब नहीं लिखना है। ठीक है। आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि और माह और वर्ष दर्ज करेंगे जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में है। जो मैट्रिक में आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम है वही भरना है। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भरने एवं समर्पित करना। ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देश का अक्षरश पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट www.jssc.jharkhand.government.in पर जाएं एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JKCE 2025 को क्लिक करें। तत्पश्चात अपना पंजीकरण करें। रजिस्ट्रेशन पहले करना है आपको JKCE 2025 पर। ठीक है। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण हेतु अपने मोबाइल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जाएगा।
पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोट कर सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपका मोबाइल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जाएगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोट कर सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन कर अपने बारे में विस्तृत सूचनाएं अंकित करने के पश्चात परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के पश्चात अपना स्कैन किया हुआ फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है, अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थी रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने में अयोग्य निर्णय लेगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जांच प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम में की जाएगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी उपस्थित अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थी रद्द समझी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में आरक्षण अन्य लाभ देय नहीं होगा, अभ्यर्थी रद्द समझी जाएगी। एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदन का परीक्षा शुल्क अप्रदेय होगा। यानी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक फॉर्म पहले डाल दिए, बाद में एक फॉर्म डाल देते हैं तो आपका बाद वाला ही आपका मान्य होगा, उससे पहले वाला मान्य नहीं होगा। अगर पेमेंट दोनों का कर दिए हैं तो पैसा आप लोग को रिटर्न नहीं मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नतः है। रजिस्ट्रेशन करना तथा सूचना दर्ज करने की हेतु दिनांक 7/11, मैंने बताया था नवंबर में फॉर्म भराएगा दोस्तों, 7/11/2025 से लेकर के 8/12/2025 के मध्य रात्रि तक आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ठीक है, अब आता है परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का आवेदन पत्र प्रिंट आउट लेने का तिथि 10/12/2025 के मध्य रात्रि तक आपका रहने वाला है। इसका बाद आता है दिनांक 11/12/2025 से लेकर के 13/12/2025 के मध्य रात्रि ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टियों को संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगी। यानी अगर आपका गलत हो गया है तो 11/12/2025 और 13/12/2025 तक में आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। आवेदन की परिस्थितियों में संशोधन। दिनांक 11/12/2025 से दिनांक 13/12/2025 के मध्य रात्रि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग नाम नहीं सुधार सकते हैं, जन्म तिथि नहीं सुधार सकते हैं, ईमेल आईडी नहीं सुधार सकते हैं, मोबाइल नंबर नहीं सुधार सकते हैं। इसको छोड़ करके जो भी गलतियां हैं वो आप लोग सुधार कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि आपके आरक्षण कोटि को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 का एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। यानी अगर आप लोग जाति में कुछ अंतर आता है तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में जाते हैं तो आपको जो उसका अंतर है वो आपको पैसा पेड करना होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। संशोधन की तिथि के पश्चात किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गए आवेदन के आधार पर ही आवेदन के संदर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी।
परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा का जो स्वरूप रहेगा ओएमआर शीट में आपका एग्जाम होगा दोस्तों। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा और आप लोग का चिकित्सालय जांच परीक्षा होगा। शारीरिक मापदंड, सीने की माप दक्षता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे। नियुक्ति परिषद के माध्यम से अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा एक मील की दौड़ आयोजित की जाएगी। शारीरिक मापदंड, सीने की माप दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह परीक्षा क्वालिफाइंग परीक्षा होगा जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा। लिखित एवं शारीरिक दक्षता में परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, ऊंचाई की माप एवं चिकित्सालय जांच परीक्षा राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सालय परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी तथा इसमें सफल होने अनिवार्य होगा, अन्यथा मेगा सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी मेडिकल आपका होना चाहिए क्लियर, तभी आपका मेगा सूची में नाम चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। शारीरिक मापदंड एवं चिकित्सालय जांच परीक्षा में अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों को अपील्य चिकित्सा परिषद के सक्षम मापदंड एवं चिकित्सालय जांच हेतु उपस्थित होने पर अवसर प्रदान किया जाएगा। चिकित्सालय जांच के मामले में अपील्य चिकित्सा परिषद का निर्णय अंतिम होगा एवं इसके विरुद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगा। आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर मेगा सूची गठित की जाएगी तथा उनके प्रमाण पत्रों के प्रारंभिक सत्यापन के पश्चात परीक्षा फल प्रकाशित करते हुए नियुक्ति के नियमित अनुशंसा की जाएगी। लिखित परीक्षा जो रहेगा दोस्तों, शारीरिक मापदंड, सीने की माप दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आयोग द्वारा ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिए जाते हैं तो अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेगा सूची उनके प्राप्त अंक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किए जाएंगे तथा परीक्षाफल का प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का जो अब स्वरूप रहेगा वो मैं बता देता हूं दोस्तों। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्य उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती किया जाएगा। यानी आपका माइनस मार्किंग भी इसमें रहने वाला है, यानी एक गलत होगा, ठीक है। यानी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटेगा और सही उत्तर के लिए 3 अंक आपको मिलेगा। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय होंगे। भाषा ज्ञान कुल प्रश्न 120 रहेगा, 2 घंटा का आपका रहेगा। हिंदी भाषा ज्ञान के लिए 80 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान के लिए 40 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपका 120 क्वेश्चन रहने वाला है। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक पत्र क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेगा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। मेगा जो सूची बनेगा उसमें ये नंबर नहीं जुटेगा, केवल ये पास के लिए आपको करना है, 30% आपको लेके आना है। इसका आता है पत्र 2। पत्र 2 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान कुल प्रश्न 100 रहेंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटा का रहेगा। हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू संथाली बंगला मुंडारी मुंडा हो खड़िया कुड़कू कुड़ुक कुरमाली खोरटा नागपुरी पंच परगनिया उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा 100 बहुविकल्प उत्तर आधारित प्रश्न होंगे। चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी आपको 30% अंक लाना ही है, ठीक है। तीसरा प्रपत्र जो रहेगा दोस्तों, टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा टाइम रहेगा। सामान्य अध्ययन में आपका 40 अंक रहेगा, 40 प्रश्न रहेंगे।
झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान रहेगा 50 प्रश्न रहेंगे। सामान्य गणित जो रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा और सामान्य विज्ञान 20 क्वेश्चन रहने वाला है। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी सामान्य ज्ञान जो है उसमें आप लोग का 30% अंक लाना जरूरी है। प्रपत्र 1 भाषा की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल माने जाएंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी आपको पत्र 1, 2, 3 तीनों आपको पास करना है। ठीक है, यह चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर फेल कर जाते हैं, पत्र 1 ही फेल कर जाइएगा तो हटा दिया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय भाषा पत्र 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले के लिए अभ्यर्थी प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर पास कर गए सेकंड चेक होगा, सेकंड फेल कर गए थर्ड चेक नहीं होगा। ठीक है, यानी आपको पास सभी करना है। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, जो मुख्य परीक्षा होगा दोस्तों, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 रहेगा। हिंदी व्याकरण का 60 क्वेश्चन रहेगा। इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अंग्रेजी भाषा में जो रहेगा दोस्तों, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 क्वेश्चन रहेगा। अंग्रेजी विज्ञापन पर निर्धारित 20 क्वेश्चन रहने वाला है। अब क्षेत्रीय भाषा में जो है दोस्तों, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो क्षेत्रीय भाषा है, परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 14 में संलग्न है। इसके बाद आता है सामान्य अध्ययन। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसके योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें भारत देश एवं झारखंड राज्य के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य भाषा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, ये सब आप लोग को जानकारी होना चाहिए। इसी से रिलेटेड पूछेगा। झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि, ये सब जानकारी होना चाहिए। सामान्य गणित में पूछा जाएगा। इस विषय में सामान्यतः गणित से संबंधित प्रश्न हो रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान के सामान्य समझ एवं परिबोध संबंधी विषय रहेंगे, जैसे कि एक सुरक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। आपका जो मुख्य परीक्षा होगा उसी के आधार पे ही आपका मेरिट बनेगा। आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषयों के प्राप्तांक नॉर्मलाइज प्राप्तांकों के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी और मेधा के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। मेगा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान रहने पर मेगा का निर्धारण उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवार के प्राप्तांक जन्म तिथि सामान्य पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा, अर्थात मैट्रिक एवं समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा।
मेगा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेगा सूची में सामान्य मापदंडों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जाएगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार से प्राप्त अतिरिक्त निर्देशों का पालन किया जाएगा। परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हता प्रश्न पत्र 2 एवं 3 को जोड़कर कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए और महिला वर्ग के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30%। उपरोक्त कंडिकाओं के आधार पर सामान्यतः मेगा सूची तैयार की जाएगी और तदुपरांत रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित होगा। ऊंचाइयों की माप एवं चिकित्सालय जांच परीक्षा। लिखित परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर विज्ञापित कुल रिक्त सापेक्ष मेगा सूची के आधार पर कोटिवार आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थियों को चिकित्सालय परीक्षण हेतु अल्प सूचीबद्ध किया जाएगा। उक्त परीक्षण के अंतर्गत अभ्यर्थियों की ऊंचाई की माप एवं चिकित्सालय परीक्षण जिला के असैन्य शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा पार्षद द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थी की शारीरिक बनावट मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्राइटनेस, रतौंधी, हियरिंग, स्टमनिंग, हाइड्रोसील पाइल्स और एनी मेंटल डिजीज आदि की चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थियों की ऊंचाई की माप चिकित्सीय जांच परीक्षा में आयोग पाए गए अभ्यर्थियों के अपल्य चिकित्सा परिषद के समक्ष चिकित्सीय जांच हेतु उपस्थित होने पर अवसर प्रदान किया जाएगा। चिकित्सीय जांच के मामले अपीलीय चिकित्सा परिषद का निर्णय अंतिम होगा एवं इसके विरुद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगा। प्रथम चरण के उक्त चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत विज्ञापित कुल रिक्त सापेक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा कोटिवार आरक्षण के अनुसार मेगा सूची में नीचे आसीन अभ्यर्थियों को अगले चरण चिकित्सालय परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन। विवरणिका की कंडिका 19 के आधार पर मेगा सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात मुख्य प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों का जांच आयोग द्वारा कराई जाएगी। प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारता उक्त कोटि की रिक्त के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित कोटि में रिक्त पदों के विरुद्ध मेगा सूची में उपलब्ध आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवार को आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। अब नियुक्ति कैसे होगा दोस्तों, यहाँ आप लोग को मैं बता दूं। परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा जब तक झारखंड सरकार का ऐसी जांच के पश्चात जो आवश्यक समझी जाए समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अपने चरित्र और पूर्व में के संबंध में सभी प्रकार से उपयुक्त है। सेवा में नियुक्ति समय समय पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक के वर्ग के लिए सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के संबंध में आदेशों का अध्ययन होगा। अनान्य जो है दोस्तों, आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुसूचित संसाधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अधिनियम 2023 के प्रावधान प्रभावी होंगे। आवेदन में अंकित सूचना एवं प्रविष्टि के पूर्ण
जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार का गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। विवरणिका में प्रमाणित वांछित शैक्षणिक अर्हता, स्थानीय निवासी, जाति प्रमाण पत्र, अन्य एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र से संबंधित किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय में अभ्यर्थी, उनके माता पिता, अभिभावक द्वारा आवेदन पत्र में गलत सूचना देने, गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने, जालसाजी, परीक्षाओं के दौरान अवैध तरीके अपनाने, नकल करने, फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने, कदाचार करने में लिप्त पाए जाने, प्रमाण पत्रों की जांच के अवसर पर आयोजित काउंसलिंग के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्त हेतु चयन सूची में स्थान पाए जाने की स्थिति में निम्न दंड के भागी होंगे। अभ्यर्थी की उम्मीदवार समाप्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थी का आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिए अगले 2 वर्षों के लिए वंचित कर दिया जाएगा। 2 साल के लिए आपको वंचित कर देगा। अगर उसके बीच में एग्जाम होता है तो आप नहीं भर सकते हैं। आपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी, उनके माता पिता, अभिभावक यथा स्थिति जो भी उत्तरदायी हो उसके विरुद्ध विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उम्मीदवार निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जाएगा। अभ्यर्थियों की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिए निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना। शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करना। निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना। फोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं करना। आवेदक संशोधन के उपरांत परीक्षा शुल्क की अंतर राशि की भुगतान नहीं करना। प्रमाण पत्रों की जांच के अवसर पर उम्मीदवार के समर्थन आवश्यक अर्हताओं से संबंधित तथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत नहीं करना। आयोग की परीक्षा में नकल। आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने के लिए अधिकार सुनिश्चित होगा। आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी के उम्मीदवारों को संरक्षित नहीं कर सकेगा। अभ्यर्थी के उम्मीदवार रद्द करने के लिए विषय पर निर्णय लेने पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिए समुचित अवसर दिया जाएगा तथा पूर्व मामले पर सामान्य रूप से विचार करने के उपरांत आयोग विधिवत निर्णय लेगा। ठीक है। उम्मीदवार को रद्द करने विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थियों को यथासमय दी जाएगी। परीक्षा फल प्रकाशित होने के 7 दिनों के अंदर कोई भी परीक्षार्थी विविध पत्र में 500 शुल्क के साथ पूर्ण गणना के आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जाएगा। 7 दिन के अंदर अगर आप पूर्ण गणना कराना चाहते हैं तो आप लोग 500 रुपया दे करके आप लोग पूर्ण गणना करा सकते हैं। किसी परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी द्वारा सामूहिक नकल, कदाचार किए जाने की स्थिति होने पर जांच में ऐसी प्रमाणित पाए जाने पर उक्त परीक्षा केंद्र पर संबंधित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। यानी इतना बड़ा यहाँ पर नोटिफिकेशन में गलत चीज दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर सामूहिक नकल होता है उस सेंटर में तो वो सेंटर को रद्द कर दिया जाएगा, उस एग्जाम को रद्द कर दिया जाएगा और उसका एग्जाम भी फिर से नहीं लिया जाएगा। परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा अगर आपका चालू हो जाएगा उसके बीच में आपको नहीं दिया जाएगा और अगर आपका चालू हो गया तो आपको बाहर भी जाने नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन पत्र सबमिट करने के पूर्व एक बार भली भांति जांच लें ताकि कोई त्रुटि ना रह जाए। वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तथा तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाए पर आदेश
पारित किया गया हो। उम्मीदवार के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिंदु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित है। परीक्षा केंद्र के अंदर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाएं। परीक्षा केंद्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाए रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा। प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आयोग के वेबसाइट पर अपलोड होगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर पाएंगे। प्रवेश पत्र डाक से अलग से नहीं भेजा जाएगा। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा बैठने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में नाम, फोटो, हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के पूर्व आवेदन पत्र से अपना नाम, फोटो एवं हस्ताक्षर मिलान सुनिश्चित कर लें। परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं अधिकृत रूप से आयोग के वेबसाइट पर दिया जाएगा। ऑनलाइन दिए गए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क के भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति, परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इन कागजातों का आवश्यकता भविष्य में हो सकती है। आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। प्रवेश पत्र की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे। प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी। ठीक है। अगला है दोस्तों, देख सकते हैं ये जो मैंने बताया था परिशिष्ट 1 हो गया, इसका जैसे ये कार्यालय के नाम से इस तरह का फॉर्म जो रहेगा दोस्तों आपका भरा जाने वाला है। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन का आपको जरूरत है तो आप लोग मैसेज कीजिएगा दोस्तों, आप लोग को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। और जितना हो सके मुझे जितना समझ में आया मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मेरा ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें ये नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और जिसको नहीं मिलता है मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। और आप लोग कॉल करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसको भी जो भी दिक्कत है आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।